अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रमज़ान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ हब बाय MTH 100 जनरल मैथमेटिक्स की हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है। आप लोगों के सामने टॉपिक नंबर 9 है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इससे पहले हमने स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक किया था, वहाँ पर हमने देखा था कि डाटा क्या होता है। अब जो हम डाटा कलेक्ट कर लेते हैं उसको हमने रिप्रेजेंट करना है। उस डाटा को हम डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट करते हैं। कौन से वेज हैं, डाटा को किस किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वो हम इस टॉपिक में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास डेफिनेशन है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। A frequency distribution is a tabular representation of statistical data that aids the analysis of large data sets। क्या होता है, ये आपके पास टेबुलर प्रेजेंटेशन है डाटा की। जो भी डाटा होता है उसको हम एक टेबल की सूरत में रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि क्या करता है, एनालाइज करता है लार्ज डाटा सेट को। यानी कि डाटा की बहुत ज़्यादा मकदार होती है, उसकी हम एक टेबुलर प्रेजेंटेशन बनाते हैं जिसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ये क्या करता है, बहुत बड़े डाटा को एनालाइज करता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन समराइज स्टैटिस्टिकल डाटा बाय असाइनिंग इट टू स्पेसिफाइड ग्रुप्स और इंटरवल्स। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम क्या करते हैं कि जो डाटा हम इकट्ठा करते हैं उनको हम स्पेसिफिक ग्रुप्स या फिर इंटरवल में डिवाइड करके एक टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब the 3 steps are required to construct a frequency distribution। फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इंटरवल डिफाइन करना है, सेकंड टैली द ऑब्जर्वेशंस एंड थर्ड काउंट द ऑब्जर्वेशंस। ये 3 स्टेप होते हैं फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए। नेक्स्ट आपके पास है रिलेटिव फ्रिक्वेंसी। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होती है? रिलेटिव फ्रिक्वेंसी इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ ईच इंटरवल बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सिंपली रिलेटिव फ्रिक्वेंसी इज द परसेंटेज ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन फॉलोइंग विद इन द ईच इंटरवल। क्या करते हैं, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होती है, इंटरवल की जो फ्रिक्वेंसी होती है उसको हम टोटल फ्रिक्वेंसी पर डिवाइड करते हैं। अभी हम जब टेबल बनाएंगे उसमें आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा। क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी is calculating by summing the frequencies starting at the lowest interval and progressing through the highest। क्या करते हैं हम, स्टार्ट के इंटरवल से हम फ्रिक्वेंसीज को ऐड करते जाते हैं, नीचे ऐड करते जाते हैं। अब इस टेबल में आपको बताता हूँ। क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी फॉर एनी गिवन इंटरवल इज द सम ऑफ द फ्रिक्वेंसीज अप टू द एंड इंक्लूडिंग द गिवन इंटरवल। जिस इंटरवल की बात हो रही होगी उसकी और उससे ऊपर वाले तमाम फ्रिक्वेंसी को ऐड कर लेंगे तो उस इंटरवल की क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। देखें ये सारी चीज़ इसके अंदर है। ये है हाईएस्ट हाइट रेंज एंड फ्रिक्वेंसी, ये आपको गिवन होगा। आगे आपने क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी फॉर एग्जांपल बनानी है तो क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाली आपके पास 25 है ये एज इट इज़ आ जाएगी, और इस 25 के अंदर नीचे वाली आप ऐड कर लेंगे। 25 में आप 25 के अंदर आप ये 35 ऐड कर लेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 36। सॉरी 25 में आप 35 ऐड करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 60। 60 में आप 29 ऐड करेंगे ये हो जाएगा 89। 89 में आप 11 ऐड करेंगे ये हो जाएगा 100। तो क्या करेंगे, फर्स्ट वाली एज इट इज़ आ जाएगी फ्रिक्वेंसी, फिर फर्स्ट वाली में नीचे वाली ऐड करेंगे तो नेक्स्ट आ जाएगी। फिर 60 में हमने 29 ऐड किया 89 आ गया, 89 में हमने 11 ऐड किया तो ये 100 आ गया। इस तरह हम निकालते हैं क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। आगे आपके पास रिलेटिव फ्रिक्वेंसी। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या करते हैं हम, ये देखें फर्स्ट आपके पास जो इंटरवल है इसकी क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, इसकी जो फ्रिक्वेंसी आपके पास है वो 35 है। ये फर्स्ट की आपके पास जो है फ्रिक्वेंसी वो 35 है, और टोटल आप इनको ऐड करेंगे तो ये आपके पास आएगी 100। फिर हम क्या करते हैं, जो 25 है इसको हम डिवाइड करेंगे टोटल पर, यह आपके पास आ जाएगा 100। ये देखें आपके पास जो फर्स्ट इंटरवल है उसकी फ्रिक्वेंसी है 25 और टोटल आपके पास फ्रिक्वेंसी है 100। ये आप डिवाइड करेंगे तो 0.25 आ जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव फ्रिक्वेंसी। इस तरह नीचे 35 है, 35 को आप 100 पर डिवाइड करेंगे तो 0.35 आ जाएगा।
29 को 100 पर डिवाइड करेंगे 0.2 नहीं, यानी कि इंटरवल की फ्रिक्वेंसी को हम टोटल फ्रिक्वेंसी पर डिवाइड कर देंगे तो जो आपके पास रिलेटिव फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। अब कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या मुराद है? अब देखें कम्युलेटिव जब वर्ड आता है तो हमने ऐड करना होता है सबको। पहले कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी था तो हमने फ्रिक्वेंसीज़ को ऐड किया था। अब कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रिक्वेंसी है तो हम रिलेटिव फ्रिक्वेंसीज़ को ऐड करेंगे। फर्स्ट आपके पास 0.25 है, 0.25 में 0.35 को ऐड करेंगे 0.60 आ जाएगा, 0.60 में 0.29 ऐड करेंगे 0.89 आ जाएगा, और 0.89 में 0.11 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो नीचे वाली हमने फ्रिक्वेंसीज ऐड करते जानी है तो आपकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बनती जाएगी। नेक्स्ट आपके पास है बार चार्ट। अब बार चार्ट ग्राफिकली रिप्रेजेंट द डेटा सेट्स बाय रिप्रेजेंटिंग द फ्रिक्वेंसीज एज हाइट्स ऑफ बार्स। तो हम क्या कहते हैं, सिंपल आपके पास बार चार्ट होता है, 8th क्लास की बात है। इस तरह का आपका जो ग्राफ होता है रेक्टेंगल्स की फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं बार ग्राफ। ये दो टाइप के होते हैं, एक वर्टिकल बार ग्राफ भी होता है और एक हॉरिजॉन्टल। ये जो ऊपर नीचे लाइनें होती हैं ग्राफ, जिसको हम वर्टिकल बोलते हैं, अगर ये लेफ़्ट टू राइट हो जाती है तो फिर इनको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो ये वाला जो चार्ट है इसको हम बोलते हैं बार चार्ट। अब बार चार्ट विच रिप्रेजेंट कंटिन्यूस डेटा इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। ऐसा बार चार्ट जो कंटिन्यूस डाटा को रिप्रेजेंट करे। कंटिन्यूस डाटा से हमारा ये है कि ये तो मेल और फीमेल देखें ना, दरमियान में स्पेस खाली है। अगर स्पेस के अंदर ना हो, बिल्कुल एक साथ जुड़े हुए हों ये वाले रेक्टेंगल, ये देखें इनके दरमियान स्पेस नहीं है, ये रेक्टेंगल्स बिल्कुल एक साथ जुड़ी हुई हैं। तो ऐसा बार चार्ट जिसके दरमियान में कोई स्पेस नहीं होती उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस डाटा। तो कंटिन्यूस डाटा के लिए जो बार चार्ट होता है उसको हम बोलते हैं हिस्टोग्राम। ये नीचे the bar have no space between them, the area of each bar is proportional to the frequency। जितनी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी उतना आपका बार ग्राफ बड़ा होगा। if all bars have the same width then the height is proportional to the frequency। तो ये बात MCQs के लिए भी आपने याद रख लेनी है। नेक्स्ट आपके पास है फ्रिक्वेंसी डेंसिटी। Frequency density is defined as the ratio between the frequency of a class and the class width। क्या करते हैं, फ्रिक्वेंसी को क्लास विड्थ पर डिवाइड करते हैं। यह आपके पास आ जाती है फ्रिक्वेंसी डेंसिटी। ये नीचे देखें आपके पास लोअर रेंज है 54.5, अपर रेंज है 59.5, इसको हम क्लास बाउंड्रीज बोलते हैं। तो इनके दरमियान में 5 का डिफरेंस है, तो ये इसकी क्लास विड्थ आ गई है। फ्रिक्वेंसी इसकी 1 है, तो फ्रिक्वेंसी डेंसिटी कैसे निकालेंगे, 1 को फ्रिक्वेंसी को इसकी क्लास विड्थ थी 5, 1 को 5 पर डिवाइड किया 0.2 आ गया। नेक्स्ट इंटरवल की फ्रिक्वेंसी 5 है, 5 को इसकी क्लास विड्थ 5 है, 5 को 5 पर डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। इस तरह 5 को 5 पर डिवाइड करेंगे 1 आ गया, 3 को 5 पर डिवाइड किया 0.6 आ गया, एंड 1 को 5 पर डिवाइड किया 0.2 आ गया। देखें आपके पास जब हमने इंटरवल फ्रिक्वेंसी को टोटल फ्रिक्वेंसी पर डिवाइड किया था तो उसको हमने बोला था रिलेटिव फ्रिक्वेंसी। लेकिन जब हमने इंटरवल फ्रिक्वेंसी को डिवाइड किया है क्लास विड्थ पर, फिर हमने इसको बोला है फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मिलती जुलती चीज़ें हैं, तो ये इन दोनों में फ़र्क है, ये आपने याद रखना है। सॉरी, फ्रिक्वेंसी डेंसिटी, हम फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, फ्रिक्वेंसी डेंसिटी थी। नेक्स्ट आपके पास है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ग्राफ। इसमें क्या होगा कि हम कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को ग्राफ पर शो करेंगे।
another way of representing continuous data is to draw a cumulative frequency graph. The cumulative frequencies are plotted against the upper class boundaries of the corresponding class. इसमें हम क्या करते हैं, अपर क्लास बाउंड्रीज के क्रॉस हम बनाते हैं. अब ये देखें आपके पास कम्युलेटिव या को मैथ्स गिवन है. अब इसमें क्लास बाउंड्रीज नहीं थी तो हमने क्लास बाउंड्री खुद निकालनी है. क्लास बाउंड्रीज कैसे निकालते हैं, लोअर में 0.5 माइनस कर देते हैं, ऊपर में 0.5 ऐड कर देते हैं. 47 में हम 0.5 माइनस करेंगे 46.5 आ जाएगा. 54 में हम 0.5 ऐड करेंगे 54.5 आ जाएगा. तो इसकी फ्रिक्वेंसी ये दी हुई है तो हम कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल देंगे. पहली एज इट इज़ आ जाएगी 4, फिर 4 में 7 ऐड किया 11, 11 में 8 ऐड किया 19, 19 में 7 ऐड किया 26, 26 में 8 ऐड किया 34, 34 में 4 ऐड किया तो 38. तो ये जो आपके पास लास्ट आती है ये आपके पास टोटल फ्रिक्वेंसी भी होती है. तो ये देखें उसने कहा था कि कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को हम अपर क्लास के लिहाज से हम इसका ग्राफ बनाते हैं. तो देखें आपके पास अपर क्लास बाउंड्रीज क्या हैं, 54.5 है, 62.5 है, 66.5 है. तो ये देखें ग्राफ में आपके पास ये वाली बाउंड्रीज हैं, देखें अपर हैं 54.5, 62.5, 66.5. तो देखें 54.5 पर आपकी फ्रिक्वेंसी क्या थी, 4 थी. ये देखें 4 है. और फिर 62.5 पर आपकी फ्रिक्वेंसी 11 है. ये 62.5 पर आपकी फ्रिक्वेंसी 11 है. तो इस तरह ये ग्राफ बना हुआ है. तो ऐसा ग्राफ जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी से बनाया जाता है उसके अंदर हम अपर क्लास बाउंड्रीज को यूज़ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ग्राफ. नीचे आपके पास है पाई चार्ट. पाई चार्ट आर यूजफुल फॉर रिप्रेजेंटिंग परसेंटेज एलोकेशन डाटा. परसेंटेज डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए ज़्यादा यूज़फुल है. फॉर एग्जांपल द बजट ऑफ अ हाउस होल्ड कैन बी रिप्रेजेंट इफेक्टिवली थ्रू अ पाई चार्ट. पाई चार्ट कैन बी थॉट ऑफ एज सर्कल ग्राफ, जिसको सर्कल ग्राफ भी कहते हैं. टू कैलकुलेट द क्वांटिटीज रिप्रेजेंटेड बाय ईच slice of the pie chart we need to take angular frequency of the given total. angular frequency कैसे लेते हैं मैं आपको बताता हूँ. if a particular frequency is x and n is the total number, कोई पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी का मतलब ये है कोई इंटरवल की फ्रिक्वेंसी x है और टोटल फ्रिक्वेंसी n है. फिर हम एंगल कैसे लेंगे, एंगल हम लेंगे पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को टोटल पर डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 360 के साथ. अब देखें ये आपके पास एक इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है. इंस्ट्रूमेंट्स हैं और नंबर ऑफ़ पीपल जो उसने यूज़ किया है. गिटार है, वायलिन है, कीबोर्ड है, ड्रम है एंड रिकॉर्डर है. तो हमने इनको पाई चार्ट पर ड्रा करना है. पाई चार्ट पर ड्रा करने के लिए हमें इनकी एलोकेशन एंगल चाहिए और परसेंटेज चाहिए. तो देखें आपके पास गिटार की फ्रिक्वेंसी है 35, वायलिन की 10, कीबोर्ड की 25, ड्रम की 5, रिकॉर्डर की 15 और सबको ऐड किया तो 90 हो गया. तो हमने गिटार का पहले एलोकेशन एंगल निकालना है. तो कैसे निकालेंगे, गिटार की फ्रिक्वेंसी आपके पास है 35 और टोटल फ्रिक्वेंसी आपके पास है 90. गिटार के आपके पास 35 है, टोटल आपके पास 90 है और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 360 के साथ. इसको आप करेंगे तो ये देखें 0 0 से कैंसिल, 9 1 are 9, 9 4 are 36. तो 35 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 5 are 20, 4 3 are 12 और यह देखें 140 डिग्री आपके पास एंगल आ गया. तो ये एक का मैंने निकाला है, बाकी का आप खुद निकाल सकते हैं. तो इस तरह आप 10 को 90 पर डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 360 करेंगे तो 40 आ जाएगा. 25 को 90 पर डिवाइड करके 25 को 90 पर डिवाइड करके 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा एज इट इज़. नीचे आगे आपके पास है परसेंटेज. परसेंटेज आप कैसे निकालेंगे, परसेंटेज के लिए भी आपने करना डिवाइड ही है लेकिन मल्टीप्लाई आपने फिर ये परसेंटेज ऐसे निकालेंगे. ये आपके पास फर्स्ट इंटरवल की आपके पास थी 35 फ्रिक्वेंसी, टोटल थी 90 और आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, 100% के साथ. ये आपके पास 39 आपके पास परसेंटेज आ जाएगी. तो एंगल निकालने के लिए आपने इंटरवल की फ्रिक्वेंसी को टोटल पर डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है 360 के साथ
और परसेंटेज निकालने के लिए आपने इंटरवल की फ्रिक्वेंसी को डिवाइड करना है टोटल फ्रिक्वेंसी के साथ और मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। तो जब ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी फिर उसके बाद आप इसका पाई चार्ट बनाएंगे कि इतना इतना आपके पास आया ये, और एंगल्स आपके पास आए हुए हैं तो आप एंगल्स ड्रा करके उनके अंदर वो परसेंटेज इसकी लिख देंगे। तो ये था आज का लेक्चर आपका। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के बारे में था। हमने देखा कि हम डाटा को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने इसके मुख्तलिफ मेथड्स देखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, फिर हमने बार ग्राफ देखा है, फिर बार ग्राफ के बाद हमने हिस्टोग्राम देखा है, और फिर हमने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ग्राफ देखा है, हमने पाई चार्ट्स देखा है। तो इस लेक्चर में मुतालिक अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप फ्रीली कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, वो आप ज्वाइन करके मुझसे कोई भी क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।